हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा सीटेट का एग्ज़ाम आप सभी का दिसंबर 2024 में फिर से होगा। उसी को ध्यान में रखते हुए लगातार आपकी एनसीईआरटी की सीरीज चलाई जा रही है। आज हम लोग चैप्टर 7 का अध्ययन करेंगे, राज्य से साम्राज्य की ओर। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिए। इस अध्याय में रोशन के रुपए वाली सामग्री बच्चे की तस्वीर के साथ लगाएं। हम जिन शेरों के चित्र रुपए पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काटकर बनाया गया है और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया है। इसके विषय में आपने अध्याय 6 में पढ़ा है। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए हैं। इसके पहले कि हम यह जानें कि अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा गया है। बात करते हैं अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे, उनकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नामक किताब में मिलते हैं। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। मानचित्र में उन्हें काले बिंदुओं से दिखाया गया है। साम्राज्य की राजधानी एक तो आपकी पाटलिपुत्र थी, एक आपकी उज्जैन थी, एक आपकी तक्षशिला थी। ठीक है, ये बहुत प्रमुख नगर थे, इम्पॉर्टेंट नगर थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम में आपका पड़ता है। मैप में मैं आपको बाकायदा समझा दूंगा। एक शब्द आया है वंश। जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक वंश कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार, बिंदुसार का पुत्र अशोक। तो मौर्य वंश में 3 महान सम्राट आपको याद रखना है, चंद्रगुप्त, बिंदुसार और उसका पुत्र अशोक। आगे लिखा है मध्य एशिया के लिए आने जाने वाले जो मध्य एशिया से आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत को जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्र में किसान और पशुपालकों के गांव बसे हुए। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। यहाँ पर लोग फल फूल, खाद्य संग्रह और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक पहनते थे। जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदु से दिखाया गया है। ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे। उन देशों के नाम बताओ जहाँ अशोक के अभिलेख मिले हैं। भारत के कौन से राज्य मौर्य साम्राज्य के बाहर थे, अर्थात तब के और अब में आपको कंपैरिजन भी करना है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ, अब समझाऊंगा। ये देखिए आपका ये हिस्सा है, ये है अफ़गानिस्तान। क्या है? ये है अफ़गानिस्तान। और ये है आपका पाकिस्तान। क्या है? पाकिस्तान। तो अफ़गानिस्तान में कंधार और लंपक, आपका पाकिस्तान में मानसेहरा, शहबाजगढ़ी और नगर क्या है? तक्षशिला। ठीक है, उसके बाद ये है आपका कालसी, मेरठ, टोपरा, बहरामपुर, लुम्बिनी, रामपुरवा, लौरिया अर्जेज, पाटलिपुत्र, सारनाथ, कौशाम्बी, इलाहाबाद, रूपनाथ, गुज्जर, उज्जैन, गिरनार, ठीक है, पनगुरिया, सुपरा, संतति, मस्की, ब्रह्मगिरी, एरगुडी, जौड़, धौली, कलिंग। इन सभी जगहों से उसके क्या मिले हैं? तो उसके अभिलेखों के स्थल मिले हैं। आप लोग ऐसे मैप बना लीजिएगा तो आपको आसानी होगी समझने में। राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है? चूँकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते थे, उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेना की जरूरत होती थी, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधन की जरूरत होती थी। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारी की जरूरत होती थी। साम्राज्य का प्रशासन कैसे चलता था? चूँकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसीलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था।
पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण होता था, जो पाटलिपुत्र का क्षेत्र था। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांव और शहरों के किसान, पशुपालक, शिल्पकार, व्यापारी से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उनको सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। ठीक है, जैसे संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते। इन सब के ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार व वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानी जो थी उससे शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र ने इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा था और अक्सर राजकुमारों को यहाँ का राज्यपाल या गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में लिखा है, उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। इम्पॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा, पूछता है उत्तर पश्चिम और दक्षिण भारत किसके लिए प्रसिद्ध था। संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठा किए जाते थे। और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे, जहां रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें लाकर देंगे। अब बात करते हैं नजराना क्या होता है, आइए समझते हैं। जहां कर नियमित ढंग से लिया जाता है, वहीं नजराना अनियमित रूप से लिया जाता है। ये जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से देते थे, अर्थात नजराना स्वेच्छा से दिया जाता है। ठीक है, जबकि कर को आपको देना ही देना है। राजधानी में सम्राट मेगस्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया एक यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मेगस्थनीज ने क्या देखा, आइए हम लोग जानते हैं। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आया है, कूट में आया है, ध्यान से याद रखिएगा। जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे रहते थे। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। वे हमेशा इस बात से डरे रहते थे कि कहीं कोई उनकी हत्या की कोशिश न कर दें। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उनके खाना को चखते। वे लगातार 2 रात एक कमरे में ही नहीं सोते थे। यहाँ से कूट बना करके 2-3 बार 2-3 तरीके से प्रश्न पूछा गया, बहुत ध्यान से याद रखिएगा। और पाटलिपुत्र आपका आधुनिक पटना, यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है। इसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 2 और 3 मंजिल वाले घर हैं, लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। चारों तरफ उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा हुआ है, याद रखिएगा। अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में हैं। इम्पॉर्टेंट है, इनकी भाषा है प्राकृत और लिपि है ब्राह्मी। अशोक का कलिंग युद्ध, कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा या घृणा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वो भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। आइए बात करते हैं कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख। बात करते हैं कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ जो अशोक का अभिलेख है। अपने एक अभिलेख में अशोक ने बात कही कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए, 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। इस पर मुझे अपार दुख हुआ। जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं, बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इनमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधी और मित्रों को बहुत
प्यार करते हैं तथा दास और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में मारे जाते हैं, अपने परिजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा। अब मैं धम्म पालन करने तथा दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। मैं मानता हूँ कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। इसके बदले उन्हें सोचना चाहिए कि धम्म को कैसे आगे बढ़ाया जाए। अर्थात अशोक का पूरा हृदय परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, चलिए, ये उत्कृष्ट पालिश वाले पत्थर की मूर्ति देख रहे हो, यह बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। इस समय की मूर्ति का एक नमूना जो उस समय बनाया जाता था। अशोक का धम्म क्या था? अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। इम्पॉर्टेंट लाइन है। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते, वैसे ही उनका कर्तव्य है कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे। इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था तथा इसके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। इसलिए उन्होंने धम्म महामात्य नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा दे। अभी 2024 में सीटेट में यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, यही वाली लाइन से क्वेश्चन उठा करके पूछा है। ठीक है, आप लोग जा करके क्वेश्चन देख लीजिएगा। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने कई संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस में दूत भेजे। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को इसी कार्य हेतु उसने श्रीलंका भेजा था, याद रखिएगा। ठीक है, उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की थी। कितना महत्वपूर्ण कार्य कर रहा था अशोक अपनी प्रजा के लिए। अशोक का एक संदेश, आप जो है इस संदेश को पढ़ लीजिएगा। इस संदेश से कोई बहुत ज़्यादा आपके लिए यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है, तो बस इसको आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है। अब बात करते हैं आगे ब्राह्मी लिपि की। आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियां पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई हैं। यहाँ आप आ अक्षर को अलग अलग भाषाओं में लिखा हुआ देख सकते हैं, किन किन भाषाओं में कैसे कैसे लिखा गया है। तो प्यारे साथियों, इसी के साथ आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। और हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं मौर्य साम्राज्य की शुरुआत 2300 साल पहले। तो जितनी चीज़ें थी हमने आपको बता दिया। मान के चलिएगा हर साल यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से ज़रूर बन जाता है। 2024 में भी यहाँ से क्वेश्चन आया है, आप जा करके देख सकते हैं। प्यारे साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।